आजकल लैपटॉप लेना हो या फिर टॉफी लेनी हो, जमाना है ऑनलाइन का। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हमें ऑफर्स मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। बट क्या आपको पता है कि बेस्ट ऑफर्स कैसे लेने हैं? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कैश करो सभी ऑफर्स के साथ दे रहा है कैशबैक, और जो कैशबैक होगा उसे हम सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है क्योंकि ये ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड है। और मैं जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, आजियो वगैरह से अपने जितने भी माइक, कैमरा, लाइट्स, स्टूडियो का सामान जो भी है वो सब जब भी मंगाता हूँ तो कैश करो यूज करता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप भी करो कैश करो और एंजॉय कैशबैक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम माय डियर रॉकेट्स, आज हम देखने वाले हैं होली बाउंड। दोस्तों इस मूवी में एक भी डायलॉग्स नहीं है, हमें बस कैरेक्टर्स के हिसाब से, उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से, उनकी एक्टिविटी के हिसाब को देखकर स्टोरी को समझना होगा। तो इसके कैरेक्टर्स के नाम भी हमने अपने हिसाब से दे दिए हैं क्योंकि इसमें कोई डायलॉग तो है नहीं, तो उनके नाम कैसे पता चलेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्मिता को दिखाया जाता है जो कि अपने रोजमर्रा का काम धाम खत्म करके नाव से अपने घर आती है। दरअसल स्मिता इसी नदी के किनारे पर रहती है और मछलियां वगैरह बेचकर अपना काम चलाती है। बाकी स्मिता और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जब स्मिता अपने घर में रात को सो रही होती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वो उठकर देखती है तो उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो बाहर जाकर पानी में लेट जाती है ताकि थोड़ा आराम मिले। फिर कुछ देर वो वहीं पर आराम करने के बाद अपना अगला दिन शुरू करती है। सबसे पहले वो नहाती है और यहाँ हम स्मिता के साथ एक कुत्ते को देखते हैं जिसे स्मिता खाना वगैरह देती रहती है, इसलिए वो इन्हीं के पास रहता है। इसके बाद वो अपनी बतखों के पास जाती है जो लगभग रोज अंडे देती हैं। उन अंडों को लेने के बाद वो अब नाव को लेकर पानी में से कुछ सीप निकालती है ताकि उनसे वो खाना बना पाए। इसी बीच दूसरी तरफ हम स्मिता के पति साबू को देखते हैं जो कि पेड़ों की ताड़ी निकाल रहा होता है जिसे पीने से नशा होता है, और वो भी मछली, ताड़ी और नारियल वगैरह बेचकर ही कुछ पैसे कमा लेता है। हालांकि ज्यादा इनकम तो स्मिता ही करती है और साबू एक तरह से उसी पर निर्भर होता है। वो अपना थोड़ा सा काम खत्म करके वापस घर आता है जहां वो नहाता है और स्मिता के कपड़ों को देखकर समझ जाता है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। इस दौरान स्मिता खाना वगैरह बनाती है जो उसने सेब का इस्तेमाल करके डिश बनाई होती है। उसे भी वो छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर पैक कर देती है, यानी कि अंडे और इन खाने के पैकेट्स को बेचकर भी वो काफी पैसे कमा लेती है। अब इसी बीच साबू स्मिता को देख रहा होता है और फिर जब स्मिता अपना सारा सामान लेकर निकल ही रही होती है उसी वक्त साबू से रहा नहीं जाता और वो स्मिता का सामान गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस दौरान स्मिता उसको ये दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। लेकिन साबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको ये बात तो पहले से पता है, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। अब साबू उसका पति है तो स्मिता इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं पाती, बस रोज इस चीज को झेलते रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। फिलहाल ये सब होने के बाद स्मिता अपना बनाया हुआ खाना कुछ लोगों को देने जाती है, जैसे कि जो लोग यहाँ पर मछलियां पकड़ना और नारियल वगैरह तोड़ने जैसा काम करते हैं, जिसके बदले जाहिर है स्मिता को वो पैसे देते होंगे। अब स्मिता देखती है कि साबू की वजह से बतख के अंडे टूट गए हैं, इसलिए स्मिता उन्हें नदी में डाल देती है। फिर वो यहाँ एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। दोस्तों अब इस पूरी मूवी में कोई डायलॉग्स तो है नहीं, तो हम समझ पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी स्मिता का पिता होगा। स्मिता उसको जगाती है और फिर अपने पिता को खाना देकर वापस अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे जल्दी रात भी हो जाती है। स्मिता अपने और साबू के लिए खाना बनाती है जिसे दोनों ही अलग अलग बैठकर खाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि साबू और स्मिता के बीच प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। साबू के लिए स्मिता बस शरीर की भूख मिटाने का एक साधन है और स्मिता भी उससे प्यार नहीं करती। दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। हर पल स्मिता को डर लगा रहता है कि वो मेरे साथ दोबारा कुछ वो ना कर दे, मतलब वो खुद को कभी भी सेफ नहीं समझती। खैर खाना वगैरह खत्म करने के बाद हम साबू और स्मिता को सोते हुए देखते हैं, जहाँ साबू ऊपर पलंग पे सो रहा होता है तो बेचारी स्मिता नीचे जमीन पर। अब यहाँ स्मिता को सोते हुए देखकर साबू का फिर से मन करता है, लेकिन स्मिता उसे उठते हुए देखकर बाहर चली जाती है और बाड़ी के पास बैठकर रोते हुए कुछ सोचने लगती है। असल में शादी के पहले स्मिता की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम अनुज था। स्मिता अनुज के साथ दिन भर मस्ती करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहती थी। अब अगले दिन फिर स्मिता वही रोज वाले रूटीन को दोहराती है, जैसे अंडे इकट्ठा करना, सीप लाना, फिर उसे खाना बनाकर सबको देकर आना और बतख के अंडों को एक दुकान पर जाकर बेचना। ये सब कुछ करने के बाद स्मिता अपने पिता से मिलने जाती है जिनके पास वो कुछ देर बैठती है। फिर वो किनारे पर ही जाते वक्त एक टूटे हुए घर को देखती है जिसको देखकर वो फिर सोच में पड़ जाती है और हमें यहाँ से फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि इस जगह स्मिता अपनी दोस्त अनुज के साथ आया करती थी। हम देखते हैं कि एक दिन दोनों भागते हुए इस जगह पर आती हैं, जिस कारण दोनों काफी ज्यादा हाँ पर ही होती है। यहाँ अनुज जब स्मिता को देखती है तो उसे न जाने क्या हो जाता है
और वो स्मिता को छूने लग जाती है, जिसे स्मिता भी रोकती नहीं क्योंकि उसे अनुज का ये करना काफी अच्छा लग रहा होता है। और इस सीन के जरिए हम समझ पाते हैं कि स्मिता क्यों साबू से प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे प्यार तो अनुज से था, जो कि अचानक एक दिन स्मिता को छोड़कर चली गई और स्मिता के पिता ने उसकी शादी साबू से कर दी। खैर प्रेजेंट समय में स्मिता अपने घर आती है और अपने बक्से से अनुज की फोटो निकालकर उसको देखने लग जाती है। फिर रात के समय काम वगैरह खत्म करके स्मिता को खाना वगैरह बनाने में देरी हो जाती है, जिस कारण साबू गुस्सा हो जाता है और बर्तन वगैरह पटकने लगता है। यानी वो स्मिता को जल्दी से अंदर आने के लिए कह रहा होता है। बेचारी स्मिता के साथ साबू फिर से वही करता है और स्मिता तो किसी मुर्दे की तरह पड़ी होती है, जिस बात से उस साबू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस अपनी भूख मिटानी है, फिर चाहे वो पेट हो या शरीर की। अगले दिन स्मिता अपने पिता से मिलने जाती है, जो कि अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए इस बार वो अपने और स्मिता के लिए खाना बनाते हैं। जिस दौरान स्मिता अपनी आंखों में आंसू लेकर सवाल भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखती है, जैसे मानो वो उनसे पूछ रही हो कि आपने मेरी शादी इस बेरहम आदमी से क्यों कराई, आखिर आपने मुझे इस नर्क में क्यों धकेला, क्या इतनी जल्दी थी मुझे विदा करने की। स्मिता को देखकर उसके पिता उससे आंख नहीं मिला पाते और अपनी नजरें झुका लेते हैं, जैसे कि मानो उनके पास कोई जवाब ही ना हो और वो बस अपने इस किए पर बहुत ही शर्मिंदा हो। फिर घर आते वक्त स्मिता एक बोट पर दो नन को जाते हुए देखती है और वो फिर से अपने बक्से में आकर अनुज के कपड़े निकालकर उसे रोते हुए देखती है। वो सोचने लगती है कि क्या बस मेरी जिंदगी में यही लिखा था, आखिर कब तक मैं ऐसे जीऊंगी, क्या हर रोज मैं साबू को अपने साथ वो सब करने दूंगी। इन सब का स्मिता के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि वो घर छोड़कर दूर कहीं चले जाए, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। बस में बैठकर वो सीधा अनुज के पास जाती है, जो कि अब एक नन बन चुकी है, जिसको देखकर हम समझ पाते हैं कि अनुज के अचानक से चले जाने का शायद यही कारण था, क्योंकि वो नन बनकर गॉड की सेवा करना चाहती थी। अब अनुज को सामने देखकर स्मिता काफी खुश होती है, जो कि उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अनुज उसको वहीं रोक देती है, क्योंकि अब वो एक नन है और एक नन के लिए इन सब के बारे में सोचना पाप है, जिस बात से स्मिता का दिल टूट जाता है। फिलहाल अनुज स्मिता को अपने हाथों से खाना परोस कर देती है, जिसे दोनों सभी नन्स के साथ मिलकर खाते हैं। इधर दोपहर होने के बाद भी स्मिता के ना लौटने से साबू थोड़ा टेंशन में आ जाता है, आखिर उसकी बीवी है। फिर रात में भी जब स्मिता नहीं आती और साबू को एहसास होता है कि वो भाग गई, तो वो घर के सामान को तोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसको तो बस वही चाहिए। इधर रात को स्मिता और अनुज अलग अलग कमरे में सोती है, जिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। जहां अनुज का सोचना होता है कि आखिर इतने साल बाद स्मिता उसके पास आई क्यों, तो स्मिता दुखी मन से यही सोच रही होती है कि शायद मेरा आना अनुज को पसंद नहीं आया, शायद इसलिए वो मुझसे गले तक नहीं मिली। उधर साबू काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो खाने पीने के लिए स्मिता की कमाई पर ही निर्भर था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। इसलिए वो स्मिता की पाली हुई बतखों में से दो को बेच देता है, ताकि कम से कम आज के खाने का तो इंतजाम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ स्मिता अनुज के कमरे में जाती है और उससे कुछ नहीं कहती, जिस बीच स्मिता अनुज के कपड़ों को महसूस करने लगती है, और ये देखकर अनुज उसके पास आती है, तो स्मिता एक बार फिर उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिसे अनुज बीच में ही रोककर उसके हाथों में क्रॉस दे देती है, जिसका दोस्तों मुझे दो मतलब समझ में आया कि या तो वो कह रही है कि तुम मेरी तरह नन बनकर खुद को प्रभु के हवाले कर दो ताकि हमारे मन में ऐसे विचार ना आए, या फिर शायद अनुज का कहना ये होता है कि अब मैं पहले वाली अनुज नहीं रही बल्कि मैं एक नन हूँ। अब उसने जो भी कहा हो, लेकिन स्मिता समझ गई। रात के वक्त अचानक से अनुज को वो पल याद आते हैं जो उसने स्मिता के साथ बिताए थे, जिन्हें सोचने के बाद वो बैठ जाती है, जिस दौरान स्मिता भी उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाजे को नॉक करे। अब यहाँ स्मिता को गए हुए 2 दिन हो चुके होते हैं, जिस कारण साबू को खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, इसलिए वो अपने कुत्ते को जहर देकर मार डालता है और जल्द ही उसे स्मिता का पता चल जाता है, जिसे लेने के लिए वो वहां पहुंच जाता है, जिसके साथ स्मिता को अब वापस जाना ही होगा, क्योंकि अनुज ने तो उसके प्यार को ठुकरा दिया। जाते वक्त स्मिता एक आखिरी बार भारी नजरों से अनुज को देखती है। उसे अब भी उम्मीद होती है कि अनुज उसको रोक लेगी, लेकिन अनुज उसकी तरफ देखती भी नहीं और स्मिता को साबू के साथ ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, जिसके जाने के बाद अनुज जीजस को छूकर शायद माफी मांगती है कि जो भी मैंने पिछली रात सोचा वो पाप मुझसे दोबारा ना हो। यहाँ साबू स्मिता को घर लेकर उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करता है। वो स्मिता के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकाल देता है, जो सब उस बेचारी को रोते हुए बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो फिर से इसी नरक में लौट आई है और अब वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। यही सोचकर स्मिता अगली सुबह उठकर अपने काम पर लग जाती है, जिस दौरान वो देखती है कि उसकी सारी बतखें वहां मौजूद है ही नहीं, क्योंकि उन्हें साबू ने बेच दिया है।
वो चुपचाप दुखी मन से नदी किनारे बैठ जाती है, जहाँ उसके पास अनुज आती है। अनुज स्मिता को पीछे से छूती है और उसे देखते ही स्मिता अनुज के गले लग जाती है और रोने लगती है, जिसे इस बार अनुज नहीं रोकती और फिर स्मिता उसे अपने साथ नाव में लेकर बीच नदी में चली जाती है, जहाँ दोनों का मिलन होता है और इस तरह से स्मिता को अनुज का साथ मिल जाता है। यहाँ अगर स्मिता की बात करें तो वो अपने पति साबू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जो कि एक बहुत ही बुरा आदमी है। स्मिता तो बस अपनी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी चाहती है, जो सिर्फ उसे अनुज के साथ ही मिलती है। और वैसे भी प्यार में उम्र या जेंडर मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसे सीमा में बांधा जाए वो प्यार नहीं होता। ये ऐसी फीलिंग है जो इंसान को आजाद करती है। और इसी बेहतरीन मैसेज के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, वहाँ पर हम आपको यूनिक कंटेंट देंगे, ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।